नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है समास। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर चल रहा है समास। और समास में हम अपने लास्ट सेशन में काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। सबसे पहले जो हमने पढ़ा लास्ट सेशन में वो था समास शब्द का अर्थ, यानी कि समास शब्द का क्या अर्थ है, समास किसे कहते हैं। तो समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि और एक तरह से ये सामासीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, इसे कहते हैं सामासीकरण की प्रक्रिया। और उसके बाद देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको बताया था, और समास का मैंने एक और भी बहुत ही इजी सरल सा यहाँ पर आपको अर्थ बताया था, छोटा रूप। यानी कि किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल करके एक छोटा रूप बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को समास या सामासीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे चार राहों का समाहार, घोड़े पर सवार, राजा का महल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समस्त पद, अब ये समस्त पद किसे कहते हैं, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके। देखिए समस्त पद हमने क्या कहा कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बना समस्त पद कहलाता है, बना शब्द समस्त पद कहलाता है। और देखिए इसका मैंने आपको एक दूसरा भी यहाँ पर एक तरह से परिभाषा बताई। मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा कि सामासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द या सामासीकरण की प्रक्रिया से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। ठीक है, और ये देशभक्ति शब्द जो है वो क्या है, समस्त पद है। देशभक्ति शब्द क्या है, समस्त पद है। और इसी तरह से फिर मैंने एक और टॉपिक आपको बताया, समास विग्रह। समास विग्रह यानी कि समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि जैसे ही उनको जोड़ा है वैसे ही उनको अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया समस्त पद नर नारी, उसका विग्रह करेंगे नर और नारी, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो देखिए इस तरह से इनको अलग अलग करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, समास विग्रह है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, देख लीजिए। समास के 6 भेदों में है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था सबसे पहले, वो हमारा था अव्ययी भाव समास। तो क्या मैंने आप लोगों को बताया था, अव्ययी भाव समास में आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो घर पर रिवाइज किया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो समास हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी व्याकरण में। तो देखिए यहाँ पर पहला अव्ययी भाव समास हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास। और इसमें मैंने अव्यय का भी मीनिंग आप लोगों को बताया था कि अव्यय का क्या अर्थ है, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द क्या है, ये मैंने आपको पहले भी कंफर्म किया है और लास्ट सेशन में भी कंफर्म किया था। और ये अलग से पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया है अव्यय और अविकारी शब्दों का। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, प्रधान यानी कि मुख्य हो, यह उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें समस्त पद जो है और ये उसका समास विग्रह करके हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। जैसे भर पेट, पेट को भरकर, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, प्रति मास, प्रत्येक मास। तो इसमें मैंने आपको बताया जैसे पूर्व पद, और ये भी मैंने आपको बताया था पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। तो जो समस्त पद होता है वो दो तरह के पदों से मिलकर बना होता है। जो समस्त पद होता है ये क्या है, ये समस्त पद है, ठीक है। ये समासीकरण की प्रक्रिया से बने हैं, ये इनका समास विग्रह रूप है। तो जो समस्त पद होते हैं वो हमेशा दो पदों से मिलकर बने होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। भर पेट, यथा शीघ्र, प्रति मास। तो पहला पद अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, अविकारी यानी कि जो जिसमें कभी भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है, जो कभी भी बदलता नहीं है अपनी स्थिति को, ना तो लिंग के आधार पर, ना पुरुष के आधार पर, ना काल के आधार पर, ना कारक के आधार पर। तो देखिए उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए थे, जो होमवर्क में मैंने आप लोग को दिए थे, और मैं आशा करती हूँ कि ये आप सभी ने किए भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए आजीवन, तो इसका आपने लिखा होगा, नोट कर देख लीजिए, चेक कीजिए। जीवन पर्यंत, यथा संभव, जितना संभव हो सके, हर घड़ी यानी कि हर घड़ी का प्रत्येक, एक तरह से प्रत्येक समय कह सकते हैं, प्रत्येक घड़ी कह सकते हैं, या हर घड़ी भी अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। बेशक, बेशक यानी कि शक के बिना, बेशक, शक के बिना। प्रतिपल, प्रतिपल का अर्थ है प्रत्येक, एक तरह से प्रत्येक समय कह सकते हैं प्रतिपल को, या हर पल कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिपल को प्रत्येक समय या प्रत्येक पल या प्रत्येक पल कह सकते हैं, या हर पल कह सकते हैं। भरसक, भरसक का अर्थ होता है जितना संभव हो सके या जितना हो सके, ठीक है। भरसक का अर्थ होता है जितना हो सके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास के ये कुछ एग्जाम्पल्स होमवर्क के लिए दिए थे, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने किए भी होंगे, क्योंकि घर पर आपने रिवाइज किया होगा टॉपिक को। देखिए अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे और ये जो होमवर्क दिया है इसे आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतना अच्छे से आप समास को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। नेक्स्ट अगला आगे बढ़ते हैं, दूसरा समास हम यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जो है हमारा दूसरा समास है। तो अब देखिए क्या होता है इस समास में। अभी देखिए फिर से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मैंने पूर्व पद उत्तर पद आपको बताया है क्या होता है, और प्रत्येक समास की इसी तरह से कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर हम उनको पहचानते हैं और जिनके आधार पर हम उनको याद रखते हैं और उनको समझते हैं। तो जैसे हमने अपने पहले समास के लिए कहा, अव्ययी भाव समास के लिए कहा कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और तथा प्रधान होता है। पहला पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में हम यहाँ पर कहेंगे जिस समास में उत्तर पद, जिस समास में उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में बाद का पद, ठीक है। उत्तर पद यानी कि बाद का पद, पूर्व पद यानी कि पहले का पद, ठीक है। उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो,
और अब देखिए विशेषता याद रखिएगा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों या विभक्ति चिन्हों, ठीक है, आने वाले दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप। देखिए जो बीच में आते हैं उन्हें परसर्ग भी कहते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि तत्पुरुष समास क्या होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। तो देखिए अब हम इसके यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है, ठीक है। किसका लोप हो जाता है? परसर्गों का लोप हो जाता है। अब देखिए परसर्गों का लोप हो जाता है तो परसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? कारकों का लोप हो जाता है कह सकते हैं, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है कह सकते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं विभक्ति चिन्ह या कारक? अब देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी एक तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कारक और विभक्ति चिन्ह ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से, मैंने कारक आपको पूरा अलग से एक टॉपिक पढ़ाया है यहाँ पर, और कारकों से जुड़े हुए 2-3 अलग अलग तरह के टॉपिक भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं अभी तक। तो अब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि दोनों पदों के बीच आने वाले कारक और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, ठीक है। कारक और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद, और ये है आपका समस्त पद, ठीक है। पहले मैं आपको ये कंफर्म करूंगी कि विभक्तियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैं यहां पर बताती हूं, देश, के लिए भक्ति, ठीक है। नीति में निपुण, इसी तरह से लाखों का पति, पति अर्थात स्वामी, ठीक है। पति अर्थात स्वामी यानी कि जिसका लाखों का, जिसके पास लाखों रुपए हो या बहुत सारी चीजें हो, तो लाखों का पति अर्थात स्वामी। तो ठीक है, अब इसका देखिए समस्त पद किस प्रकार से बनेगा, इसका हम समासीकरण किस तरह से करेंगे कि विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। ये जो विभक्ति चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं, इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। देखिए विभक्ति चिन्ह क्या कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो तत्पुरुष समास में होता है कि इसमें सबसे पहले तो उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है, ठीक है। और दूसरा
इनके बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। तो देखिए अब देश के लिए भक्ति, तो क्या बनेगा? देश भक्ति। नीति में निपुण, तो क्या बनेगा? नीति निपुण। इसी तरह से लाखों का पति क्या होगा? लखपति। तो ये समझ आया आप लोग को कि इनके बीच के जो कारक होते हैं, इनके बीच की जो विभक्तियां होती हैं, इनके बीच आने वाले जो परसर्ग होते हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक है। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। नीति में निपुण, नीति निपुण। लाखों का पति, लखपति। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिया, उदाहरण के लिए ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। लेकिन आपको पता है कि विभक्तियां जो है वो कितनी होती है? विभक्तियां कितनी होती है? विभक्तियां 8 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 8 प्रकार की होती है। तो अब हमने कहा कि ये परसर्ग 8 प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा कि परसर्गों का लोप हो जाता है। तो यानी कि जिस जिस प्रकार के परसर्ग का लोप होगा उस प्रकार के का समास अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रक्रिया अलग हो जाएगी। ठीक है, वो नाम अलग हो जाएगा। तो इसलिए हर एक जो तत्पुरुष समास है उसमें 8 तरह के यहाँ पर उसके एक तरह से विभक्तियां हैं। तो 8 भेद यहाँ पर तत्पुरुष समास के जो है बताए गए हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के यहाँ पर 6 भेद, जो 6 अलग अलग तरह के यहाँ पर हमारी विभक्तियां हैं, उनके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद, पहले इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए आप, उसके बाद एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा आपका करण तत्पुरुष, तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 है आपका अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 है आपका संबंध तत्पुरुष, और नंबर 6 है अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो अब देखिए, आपने जब कारक पढ़े थे, कारक चिन्ह जब पढ़े थे, तो आपने देखा था कि सबकी जो विभक्तियां थी वो क्या थी? अलग अलग थी। सबकी विभक्तियां जो थी वो अलग अलग थी। तो कर्म कारक की, कर्ता कारक की विभक्ति ने कर्म कारक की विभक्ति को, कर्म कारक की विभक्ति को करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा या खाली द्वारा, ठीक है,
उसके बाद संप्रदान कारक की विभक्ति, तो संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। अपादान कारक की विभक्ति है फिर से। अपादान कारक की विभक्ति है से, और ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है पृथक्करण। किसको दर्शाता है? पृथक्करण को दर्शाता है। क्योंकि आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे भी से है और यहाँ पे भी से है, इसको तो आपने कह दिया करण तत्पुरुष और इसको आप कह रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि ये संभव है, ये आपका करण यानी कि ये आपके साधन या माध्यम को बताता है, साधन या माध्यम को बताता है, और ये आपका जो है ये पृथक्करण को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका पृथक्करण को दर्शाता है। अब है यहाँ पर तीसरा संबंध, जो पांचवा है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में आपका जो विभक्ति होती है वो होती है का, के, की। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति होती है का, के, की। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति में, पर। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति में और पर। ठीक है, तो इस तरह से कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। और ये 6 भेद किसके आधार पर है? क्योंकि हमने कहा इसमें आने वाले परसर्गों का, विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सबका अलग अलग आपको विभक्ति बताई है कि किसकी विभक्ति क्या होती है। कर्म की विभक्ति होती है को, करण की विभक्ति होती है से या के द्वारा, संप्रदान की के लिए, अपादान की आपका से, संबंध तत्पुरुष की का, के, की, अधिकरण तत्पुरुष की मैं और पर। अब एक एक करके हम सभी जो हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के कारक जो है उनका हम लोप करके यहाँ पर अलग अलग तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। तो एक एक करके सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कर्म तत्पुरुष, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष समास। देखिए, अगर कर्म कारक की विभक्ति का लोप होगा तो वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। करण कारक की विभक्ति का लोप होगा तो वो करण तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होगा तो वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसी तरह से ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हमें यहाँ पर बताए हैं। तो देखिए, कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति, इसमें कर्म कारक की विभक्ति या कर्म कारक के, इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह, क्या लिखवाया था? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या लिखवाया है अभी अभी? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह। इसमें कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कर्म तत्पुरुष के। जैसे ग्रामगत, नगरगत, की
नाशक या परलोक गमन। तो देखिए ग्रामगत, ग्रामगत यानी कि ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ठीक है, ग्रामगत। ठीक है, नगरगत बिल्कुल वही, नगर को गया, नगर को गया हुआ। कीटनाशक, कीट को नष्ट करने वाला, कीट को नष्ट करने वाला। ठीक है, इसी तरह से परलोक को गमन, को परलोक गमन, परलोक को गमन। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो हम तत्पुरुष समास जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर कर्म तत्पुरुष में पढ़ा कि जिसमें कर्म कारक चिन्ह, कर्म तत्पुरुष में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कर्म कारक चिन्ह, कर्म कारक चिन्ह को का लोप हो रहा है। जहां पर कर्म कारक चिन्ह का लोप होगा वो कर्म तत्पुरुष होगा, करण कारक चिन्ह का लोप होगा तो वो करण तत्पुरुष होगा, संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होगा तो वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो इसी तरह से दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पर फटाफट, करण कारक, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। अब देखिए इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें करण कारक की विभक्ति, इसमें करण कारक की विभक्ति से, क्या है करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति क्या है, से तथा के द्वारा। इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है, करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका करण तत्पुरुष है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको शब्द बताऊंगी, मन चाही, मन चाही, एग्जाम्पल देखिएगा, मन चाही, तुलसी कृत, मुह मांगा, उसके बाद शोक ग्रस्त। ठीक है, अब देखिए इसको कि कैसे हम करेंगे, मन चाहा, मन से चाहा,
मन चाहा, मन से चाहा। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित। ठीक है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने कहा करण तत्पुरुष समास में करण कारक चिन्ह की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है। मन से चाहा, मन चाहा। ठीक है। या एक तरह से मन चाही या मन से चाही। ठीक है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो करण कारक की विभक्ति है से, उसका यहाँ पर लोप हो गया है। करण कारक की विभक्ति से का लोप यहाँ पर हो गया है, इसीलिए इसे करण तत्पुरुष समास कहा है। इसीलिए इसे क्या कहा है? करण तत्पुरुष समास कहा है। तो आज हमने यहाँ पर अभी तक तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ा, और तत्पुरुष समास के बाद हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास किसे कहते हैं वो हमने पढ़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है तत्पुरुष समास में वो ये है कि इसमें विभक्ति चिन्हों यानी कि परसर्गों का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है? परसर्गों का लोप हो जाता है। और एक तरह से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। तो परसर्ग यानी कि कारक जो है, विभक्तियां जो है, उनके आधार पर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो तत्पुरुष समास होता है उसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद यहाँ पर लिखे, और उसके बाद उनकी विभक्तियां भी मैंने यहाँ पर लिखी ताकि आप लोग याद कर लें, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए करण कारक की विभक्ति और क्यों है ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी है। कर्म कारक की विभक्ति यानी कि जो कर्म को बताता हो। ठीक है। जो जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, तो यहाँ पे बच्चे क्या है? कर्म है। तो ये कर्म को बताता है, इसलिए इसको कर्म कारक की विभक्ति कहा है। दूसरा है करण कारक। तो ये चाकू से फल काटो, से साधन बता रहा है कि चाकू से फल काटो। ये सारी चीजें मैंने आपको, जब कारक चिन्ह हमने पढ़े थे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से किसका कारक चिन्ह कौन सा है। संप्रदान के लिए देखिए, के लिए अपादान जो पृथक्करण को दर्शाता है, यानी कि किसी चीज को, जैसे मैंने आपको बहुत बार ये एग्जांपल दिया है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि अलग होना, पृथक होना। बच्चा साइकिल से गिर गया, वह छत से गिर गया। ठीक है। अखबार हाथ से गिर गया या छूट गया। ठीक है। तो ये क्या है? पृथक्करण को दर्शा रहा है, अलग होने को दर्शा रहा है। फिर संबंध का आपको पता है, काके की, राजा का पुत्र, राजा का महल। ठीक है। राजा की पुत्री। ठीक है। तो ये सारी चीजें संबंध तत्पुरुष संबंधों को दर्शाती है। अधिकरण में यानी कि अधिकरण क्या है? क्रिया करने का आधार बताता है, क्रिया के आधार को बताता है। तो इसीलिए मैं या पर। तो ये आपने जरूर याद करने हैं बच्चों, इनको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज इनमें मत होइएगा, घर पर जाके इनको याद जरूर एक बार कीजिएगा ये वाली चीजें। यानी कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, जो कारक चिन्ह हमने यहाँ पर लिखे हैं, उनकी विभक्तियां जो लिखी हैं, अगर आपको समास को अच्छे से समझना है तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप तत्पुरुष समास में जितने भी हमारे भेद मैंने आपको बताए, उन सबको अच्छे से पढ़कर आप आएंगे। तो बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।